हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएसटी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है, द हिंदू एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हम लोग सबसे पहले मोटिवेशनल कोट से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा आपके सामने है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिस जर्नी को आप जी रहे हैं उस जर्नी में अगर कोई भी बाधाएं नहीं आ रही, डेट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। जो लाइफ में जिस जर्नी में जिस एम की तरफ आप बढ़ रहे हैं उस एम की तरफ बहुत सारे संघर्ष आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने आएगी और उस कठिनाइयों को डट करके सामना करके आपको आगे निकल के बढ़ना पड़ेगा, ना कि आपको वापस पीछे मुड़ करके वहां पे स्टॉप होना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उसके लिए हमेशा आपको रेडी रहना है। चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा आपको सक्रिय रहना है और उसके ऊपर आप विजयी पा करके आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चलना है। इससे क्या होगा, इससे आपके लाइफ में एक एक्सपीरियंस ऐड होता हुआ चलेगा और वो आपके जर्नी को एंजॉय करने में और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में और सरल बनाता हुआ चलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह से पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, तो जब तक पुराने पत्ते आपके झड़ नहीं जाते तब तक नए पत्तों का आगमन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से संघर्ष सहे बिना, स्ट्रगल किए बिना, कठिनाइयाँ का सामना किए बिना आप अच्छे दिन नहीं आते। तो ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो अच्छे से सारे डाउन्स जो आते हैं आपके लाइफ में उसको अच्छे से एक्सेप्ट, हताश नहीं होना, अपने होप को लूज नहीं करना, पेशेंस बना करके रखना है, तत्पर रखना है, डिटरमिन रहना है, अपने एम को लेकर के फोकस अपने एम के ऊपर करते हुए चलना है और सारी चीजें आराम से, जो डाउन्स आएंगी वो भी आसानी से आपके लाइफ में आपके खत्म होती हुई चली जाएगी और वो आपको कब पता भी नहीं चलेगा। बस आपको अपने एम की तरफ बढ़ते हुए चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज आपका 23 मार्च है और 23 मार्च को जो है बेसिकली आपका यहाँ पे शहीद दिवस, यहाँ पे जनरली इसको मार्टर्स डे यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। शहीदों की चिताओं पर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये वही दिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 2022 को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 23 मार्च 2022 को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका इसी दिन 1931 को यहाँ पे ये आपका सेलिब्रेट किया गया था। भारत माँ के महान सपूतों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत के सशक्त निमित्त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये आपका याद किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान दिवस आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हर वर्ष इसको 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा में लोगों और उनके व्यवहार की भूमिका को उजागर करना है। टू हाईलाइट द रोल दैट पीपल एंड देयर बिहेवियर प्ले इन प्रोटेक्टिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, हमें क्या करना है, अपने वायुमंडल के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेसिकली इसको जो भी रोल प्ले किया जा रहा है हमारे तरफ से, उसको अच्छे तरीके से हमें उसको अच्छे तरीके से उस रोल को प्ले करते हुए चलना है। यानी अपने व्यवहार की भूमिका, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, कंजर्व करते हुए चलना है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इसको हाईलाइट किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी दिन क्या हुआ था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना यहाँ पे हुई थी। और इस वर्ष का जो थीम है वो अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब आपको जो अलर्ट कर दिया जाता है, अर्ली वार्निंग मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के तहत ये सारी बातें की जाती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कहीं पे भी साइक्लोन या कहीं पे भी डिजास्टर्स वगैरह कोई भी चीज़ होने वाली है तो उसके लिए आपको पहले 24 घंटा 48 घंटा पहले आपको सचेत कर दिया जाता है। जो वार्निंग इशू किए जाते हैं वो आपको क्या करता है, वो आपको अलर्ट करने के लिए ये वार्निंग आपको इशू किए जाते हैं, ताकि आप अलर्ट हो सके और जल्द से जल्द आप अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकें, यानी जल्द से जल्द कहीं पर भी सेफ जोन पर पहुँच सके। तो उसको लेकर के ये बेसिकली इस वर्ष का आपको थीम यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्ट टॉपिकल वेदर, यानी सामयिक मौसम, जलवायु या पानी से संबंधित मुद्दों को ये क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो जो भी इश्यूज हो रहे हैं आज के डेट में हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को लेकर के, तो उसी को लेकर के यहाँ पे इस दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, हाईलाइट करने को लेकर के कि जो भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं हमें उसको कम से कम करते हुए चलना है और हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए चलना है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। विश्व विज्ञान दिवस यहाँ पे आपको 23 मार्च को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। ये किसके तहत, अमृत 2.0 के तहत इनके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है।
तो ये इनके पास देखिए दो मंत्रालय आप देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी के पास है। एक है केंद्रीय आवास और शहरी मामले और दूसरा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। तो ये दोनों इनके द्वारा क्या किया गया यहाँ पे, इन दोनों के ये मंत्रालय इनके अंडर में है और इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है किस मिशन के तहत? अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0, यानी अमृत 2.0 के तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज इनके द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा हरदीप सिंह पुरी के तहत। इसके तहत क्या बोला जा रहा है? इसके तहत ये बोला जा रहा है, देखिए ये अमृत 2.0 है, यानी ऑलरेडी देखिए इसकी जो शुभारंभ हो चुकी है, यानी ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट लॉन्च हो चुका था। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी बात जो की गई थी, इसको लॉन्च को लेकर के बात जो कही गई थी, औपचारिक शुभारंभ जो इसकी शुरुआत की गई थी वो आपकी 1 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसकी औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया था, लेकिन 5 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में हितधारकों के परामर्श को लेकर के, यानी आपको आजादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन को लेकर के MOHUA के द्वारा इसको क्या किया गया है, कंसल्ट किया गया, स्टेक होल्डर के द्वारा परामर्श किया गया है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। कैबिनेट के अप्रूवल को लेकर के भी यहाँ पे बात कही जा रही है। 12 अक्टूबर 2021 को इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था अमृत 2.0। वहीं इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसी स्कीम के तहत पायलट वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है अटल मिशन के तहत। ये ध्यान में रखिएगा। ये है क्या? वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज है क्या? ये स्टार्टअप को एम्पावर करता है, किससे रिलेटेड? वाटर सेक्टर से रिलेटेड, यानी पानी से रिलेटेड। जहाँ पे गंदे पानी है, प्रदूषित पानी है, उसको किस तरह से सही करना है, उसको किस तरह से हमें कंजर्व करना है और उसको किस तरह से रीयूज में लाना है, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे आपको 3R को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। पढ़ा है ना सभी लोगों ने, याद आ रहा है? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम जो बेसिकली पानी से रिलेटेड जो भी आपके जो स्टार्टअप्स है, जो प्रदूषित पानी को हम किस तरह से वापस से रीयूज कर सकते हैं, उसको लेकर के बेसिकली ये आपका स्टार्टअप चैलेंज है, जिसकी यहाँ पे लॉन्च की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। टू ग्रो इनोवेशन सेक्टर में शुरुआत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनोवेशन सेक्टर को ग्रो करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, डिजाइन करने की बात कही जा रही है, ताकि एक तरह से आर्थिक वृद्धि हो सके और हम एक तरह से रोजगार भी पैदा कर सके इस सेक्टर में। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो वाटर सेक्टर से रिलेटेड ये आपके न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी चीज को लेकर के ये स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट किया गया है, वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, जो कि प्रदूषित पानी को, जो वेस्ट वाटर है, उसको किस तरह से रीयूज में लाया जा सके, उसको किस तरह से हम वापस से यूज कर सके, उसको लेकर के यहाँ पे आर्थिक ग्रोथ को लेकर के, सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के बात कही जा रही है, ताकि एक तरह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। ठीक है, इस स्कीम के तहत, इस पहल के तहत मिनिस्ट्री के द्वारा 100 स्टार्टअप से स्टार्ट किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 स्टार्टअप का चयन यहाँ पे किया जाएगा, जिन्हें फंडिंग सहायता के साथ मेंटरशिप के रूप में 20 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। आप देख सकते हैं 100 स्टार्टअप्स का यहाँ पे चयन किया जाएगा, जो इस फील्ड से, वाटर सेक्टर से रिलेटेड जो आपके स्टार्टअप्स आपसे स्टार्ट हो रहे हैं, और उसमें से 100 में से जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उसमें से 100 से सेलेक्ट किया जाएगा और उनको 20 लाख रुपए यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से हम जो वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकिल कर सके। ठीक है, एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप्स को लेकर के, यंग इनोवेटर्स के लिए और इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, जो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। फंडिंग सपोर्ट के साथ साथ मेंटरशिप गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से। ये जो 100 स्टार्टअप जो है जिनका चयन किया जाएगा उन लोगों के लिए। अमृत 2.0 की बात करें तो ये आपका क्या है, 2.77 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशाल परिव्यय के साथ यह परिवर्तनकारी और अनूठी योजना है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वाटर सिक्योरिटी इन द कंट्री, यानी हमें जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था ना वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, है ना, तो हमें वैल्यू करनी है वाटर की। वाटर हमारे लिए, पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना यूजफुल है, हमें उसके बारे में हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें वी हैव टू कंजर्व इट। पहाड़ी एरिया में आप जाकर के देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। यहाँ पे जो बारिश की पानी जो होती है उसको संरक्षित किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है, फिर उसी को उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि हम पानी का ज्यादा वेस्टेज ना कर सके। ठीक है, रिड्यूस इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन लागत कम करने को लेकर के यहाँ पे इस स्कीम के माध्यम से बात कही जा रही है। ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन की बात, हम लोग भूजल प्रदूषण को हमें कम करना है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा।
और वाटर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो है हमें उसको बढ़ानी है, उसकी क्षमता को, जल उपयोग क्षमता में वृद्धि करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये टाइमिंग जो है ये कब तक रहेगा, 2025-26 तक ये आपको देखने को मिलेगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत में ये सारे काम हो रहे हैं। अमृत को बेसिकली जो लॉन्च किया गया था, देखिए अभी अमृत 2.0 है और इसको बेसिकली इसका पहला पार्ट कब लॉन्च हुआ था, 2015 में पहले जल केंद्रित मिशन के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, यानी वाटर फोकस्ड स्कीम है ये अमृत, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। वाटर को कंजर्व करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, संरक्षित करने की बात कही जा रही है, सेव करने की बात कही जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, क्लियर, डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, देखिए ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर 100 स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों को रोजगार भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। 20 लाख का फंडिंग सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है मंत्रालय के तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेंटरशिप भी आपको गाइड किया जा रहा है ताकि हम किस तरह से वेस्ट वाटर को मैनेज कर सके, वाटर का यूटिलाइजेशन किस बेसिस पे किया जा सके, उसको लेकर के पूरी तरह से आपका फोकस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी को इंक्रीज करने की बात, ऑब्वियस सी बात है जब हम वाटर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जब वाटर सेक्टर्स में जब आपकी वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे आपकी इकोनॉमी भी आपकी ग्रोथ होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। रिसाइकलिंग सेक्टर की बात यहाँ पे कही जा रही है, डिजाइन मैन्युफैक्चर की बात की जा रही है, रिटेलर की बात कही जा रही है, रीयूज की बात की जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमरूद क्या करता है, 100% कवरेज वाटर सप्लाई करता है सभी हाउस होल्ड में, 4400 अर्बन लोकल बॉडीज की, ये बात ध्यान रखिएगा। 4700 अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी बॉडी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों को सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100% ये आपका कवरेज करता है। ठीक है, इसके साथ साथ 500 अमृत शहर में ये क्या करता है, 64 करोड़ रुपए का यहाँ पे सेप्टेज कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखिएगा। सेप्टेज कनेक्शन, नल वाटर, टैप वाटर कनेक्शंस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, 100% कवरेज ऑन सीवेज एंड सेप्टेज, ये बात ध्यान रखिएगा। और सर्कुलर इकोनॉमी को ये क्या कर रहा है, उसके प्रिंसिपल को अडेप्ट कर रहा है, यानी जनरेटिंग वेल्थ। ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी आपकी ग्रोथ करेगी। जनरेटिंग वेल्थ फ्रॉम वेस्ट यूजिंग 3 रुपीज़, तो यहाँ पे 3 रुपये का उपयोग करके कचरे से धन उत्पन्न करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों पे फोकस कर रहा है अमृत 2.0, आप देख सकते हैं। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। प्रमोट कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज, सतही और भूजल निकायों के संरक्षण और कायाकल्प को बढ़ावा देने को लेकर के ये बात कही जा रही है। डाटा लेड गवर्नेंस इन वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन में डेटा नेतृत्व शासन यहाँ पे करने की बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी सबमिशन टू लेवरेज लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड स्किल, नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकी और कौशल का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी उपमिशन को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो पेयजल सर्वेक्षण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सिटीज में हमें क्या करना है, कंपटीशन को प्रमोट करते हुए चलना है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग यही करते रहेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा, एक हैप्पियर अर्थ में कन्वर्ट होता हुआ चलेगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता हुआ चलेगा, एक हैप्पियर अर्थ में कन्वर्ट होता हुआ चलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इलेक्शंस खत्म हो गए, अब देखिए वापस से हाइक होने स्टार्ट हो गई है फ्यूल के प्राइसेस, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। देखिए प्राइसेस कैसे डिसाइड की जाती है, जो प्राइस यहाँ पे जो होती है, नवंबर 2021 में यह डीलर प्राइस था वो आपका 48.23 था, मार्च में आप देख सकते हैं 49.04 हो गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, इसमें एक्साइज ड्यूटी 27.9 आपकी बढ़ गई। एक्साइज ड्यूटी आपका किसके पास जाता है, सेंटर सरकार यानी केंद्र सरकार के पास लगता है, ये ध्यान रखिएगा। डीलर कमीशन यहाँ पे 3.68 3.77 यहाँ पे लग रहा है। फिर यहाँ पे वैट जो आता है, वैट जो है वो स्टेट सरकार के द्वारा यहाँ पे लगाया जाता है 15.5, दोनों जगह पे आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिटेल सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, 95.41 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 96.21 एक आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो प्रति बैरल जो डॉलर का प्राइस था वो आपका क्रूड ऑयल का आपको 81.54 जो आपका नंबर में था वो आपका बढ़ करके 93.12 हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो गवर्नमेंट के तरफ से ये फ्यूल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस आपके यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं इन 4 महीनों में। इसी पीरियड में प्राइस जो है वो आपका क्रूड ऑयल का भी बढ़ गया है, वो 11.58 प्रति बैरल डॉलर ये आपका बढ़ गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो 4.5 मंथ में आपको देखने को मिलेगा बहुत तेजी से फ्यूल के प्राइसेस आपके बढ़ गए हैं, क्योंकि 5 स्टेट के जो इलेक्शंस थे वो अभी आपके खत्म हो गए। इलेक्शंस खत्म हो गए तो आपको यही ऑब्वियस सी बात है, ये प्राइसेस आपको देखने को मिलेगा 80 पैसा आपका बढ़ गया है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो 50
50 रुपये यहाँ पे आपके बढ़ गए हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो 80% इंक्रीज पर लीटर इन रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल डीजल की अगर हम लोग बात करें तो 80 पैसा ये बढ़ गया है। और अगर हम लोग LPG गैस की बात करें तो 50 रुपये की वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, वेडनेसडे से यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस आपको देखने को मिलेगा 97.01 हो गया है और डीजल के प्राइस 88.27 हो गया, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और यही सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है, किस तरह से यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिला है प्राइसेस को लेकर के, वो आपको यहाँ पे वो इसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, इलेक्शंस खत्म, फ्यूल प्राइसेस हाइक। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे न्यूज देखने को मिलेगा G23 मेंबर्स की बात की जा रही है। देखिए G23 मेंबर्स कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को बेसिकली कांग्रेस चीफ मीट शर्मा, टंका एंड तिवारी। देखिए यहाँ जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपको यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, G20 लीडर जो थे गुलाम नबी आज़ाद, जो पिछले साल 15 फरवरी 2021 को क्या हुए थे, रिटायर हुए थे राज्यसभा से। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी रीच आउट टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप बाय मीटिंग आनंद शर्मा, मनीष तिवारी एंड विवेक टंका ट्यूजडे। ये लोग इनसे मिले। देखिए G20 लीडर जो है वो आज के डेट में कांग्रेस को डिवाइड करने का काम कर रही है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है और इसी को लेकर के यहाँ पे बात बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा G20 refers to the ginger group that has been pushing for a collective and inclusive leadership at level of decision making in the party since August 2020। तो G23 मेंबर क्या था, एक तरह से एक कलेक्टिव लीडरशिप का ग्रुप था ये आपका, जो किसी भी डिसीजन को लेने में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था अगस्त 2020 से लेकर के। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे लेटर लिखा गया है मिसेस गांधी की तरफ से कुछ चेंजेस करने को लेकर के इस मेंबरशिप में, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड आपके एडिटोरियल्स भी आएंगे, तो हम लोग इसको रिलेटेड डिटेल में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस के चीफ अभी मिलने गए हुए हैं आपके आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक टंका से ट्यूसडे को, उसी को लेकर के यहाँ पे फिलहाल ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MCD रीयूनिफिकेशन बिल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट दिस वीक। तो यहाँ पे MCD बिल की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए दिल्ली के MCD बिल की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इसको समझें। तो ये MCD बिल हाईलाइट करने का मतलब क्या हो गया कि जो तीनों सिविक बॉडीज है दिल्ली में, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूनिफाई करने की बात की जा रही है, मतलब एक करने की बात की जा रही है। तीनों बॉडीज कौन कौन सी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। इसको यूनिफाई करने की बात कही जा रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे ये सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। किसके तहत, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल 2022 के तहत। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में रखा जाएगा इस वीक, ये बात ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड, ताकि तीनों बॉडी को यूनिफाई कर दिया जाए, एक दिया जाए, ताकि इलेक्शन कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। ये अमेंडमेंट यहाँ पे यूनिफाई करने के लिए किया जा रहा है, यहाँ पे सब्ज्यूम करने को लेकर के किया जा रहा है। ठीक है, division of corporation was uneven in terms of territorial division and revenue generation. As a result, there is a huge gap in the resources available to the three corporation. देखिए यहाँ पे ऑब्वियस बात है, तीन अलग अलग बॉडीज है, तो तीन अलग अलग बॉडीज में अलग अलग तरीके से यहाँ पे बेसिकली रिसोर्सेज पहुंचाए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा तीनों में, जो इक्वली नहीं जाता है। तो जब ये यूनिफाइड हो जाएगा, तो यूनिफाइड होने के बाद एक ही जगह से तीनों के लिए एक ही जगह से कंट्रोल किया जाएगा इस तीनों जोन को, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उसी जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम करने को लेकर के यहाँ पे MCD रीयूनिफिकेशन बिल लाया जा रहा है, ताकि जो तीनों में जो गैप्स क्रिएटेड है उस गैप को यहाँ पे फिल किया जा सके, और यहाँ पे पार्लियामेंट में उसी से रिलेटेड इसी सप्ताह बिल यहाँ पे रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, संशोधन बिल जो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जाए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल यहाँ पे रखा जाएगा। ये बिल किससे संबंधित है, ये जो तीन सेक्टर्स है ना, ये तीन कॉर्पोरेशन है ना, इस तीन कॉर्पोरेशन को यूनिफिकेशन करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए ये बिल यहाँ पे पार्लियामेंट में रखा जा रहा है, ये बात ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा FTA, यानी ये आपका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इजराइल PM विजिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजराइल प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट अप्रैल 3-5 विजिट टू इंडिया विल पुश बायलैटरल डिस्कशन रिगार्डिंग द FTA, सेड अनंत
अनंत बर्नस्टीन रिच, चेयरपर्सन इजराइल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इनके द्वारा ये बोला गया है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, वो भारत दौरे पर 3 से 5 अप्रैल को आपको यहाँ पे आएंगे। उनका शेड्यूल बनाया गया है ताकि दोनों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको बूस्टअप किया जा सके, उसको और ग्रो किया जा सके एफटीए एग्रीमेंट को लेकर के, उसी को लेकर के यहाँ पे ये घोषणा की गई है इजराइल इंडिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, अनंत बर्नस्टीन की तरफ से। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में आने के बाद अनाउंस किया जाएगा कि इजरायली लीडर विल ऑल्सो भी मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन। जो 30 एनिवर्सरी यहाँ पे पूरे हो गए हैं भारत और इजराइल के रिलेशंस में, उसको और मजबूत करने को लेकर के ये आपका ये विजिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसको अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट चल रहा है, समझौता जो हुआ है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, वो और मजबूत हो सके और दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन और पहले से ज़्यादा बेटर हो सके, उसको लेकर के यहाँ पे ये दौरा पे आएंगे नफ्ताली बेनेट आपके इंडिया 3 अप्रैल को। ये ध्यान रखिएगा, 3 दिन के वेट पे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं लगभग 5 एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होने हैं इंडिया और इजराइल कंपनी के बीच में उनके विजिट के दौरान, और यही सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। एक रूफ के अंदर यहाँ पे लीडर ऑफ कंट्रीज जो है इजराइल और इंडिया के मिलेंगे और इन सभी चर्चा पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे। यूक्रेन को लेकर के भी, यूक्रेन को लेकर के जो कि आज के डेट में करंट सिनेरियो बन रखा है यूक्रेन का, उसको लेकर के भी दोनों प्राइम मिनिस्टर के तरफ से इंडिया और इजराइल के दोनों के बीच में ये आपके वार्तालाप होंगे। और यहाँ पे बेनेट के द्वारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा मॉस्को के लीडर्स को और कीव के लीडर्स को, ताकि इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सके जो अभी करंट वार चल रहा है यूक्रेन में रसिया के द्वारा। आप देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है उसको किस तरह से कवर अप किया जा सके, किस तरह से उसको शांत किया जा सके, किस तरह से उसको खत्म किया जा सके, उसको लेकर के भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। एक तरह से इंडिया और इजराइल के व्यापार में एक ब्रॉडनिंग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, एक और स्ट्रेंथ करने की बात कही जा रही है, दोनों के बीच में रिलेशंस को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। और चाहे वो डिफेंस सेक्टर ही क्यों ना हो, हाई टेक सेक्टर ही क्यों ना हो, एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों ना हो, कोलैबोरेशन सेक्टर ही क्यों ना हो, हर सेक्टर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये बात यहाँ पे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से भी यहाँ पे बोला गया है, ताकि हम भी अपने ट्रेड को और अच्छा बनाना चाहेंगे और इंडिया के साथ जो रिलेशन इजराइल का वो और मजबूत करने को लेकर के यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। 5 एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन होने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे आज के डेट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक आपको इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा देश खास करके अमेरिका चाहता है कि इंडिया आपका स्टैंड अप रहे किसके साथ, यूक्रेन के साथ, और अगेंस्ट हो जाए आपके रसिया के साथ। लेकिन वही चीज़ें नहीं हो रही है, वो पूरा मशक्कत कर रहा है अमेरिका इस चीज़ को करने का, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। तो मस्ट स्टैंड अगेंस्ट ऑटोक्रेसिस यूएस ऑफिसर की तरफ से ये बात बोली जा रही है। तो विक्टोरिया नुलन होल्ड डिस्कशन विद जयशंकर के साथ यहाँ पे विक्टोरिया के द्वारा बात की गई है। तो बहुत घंटों बात होने के बाद जो बाइडेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कॉल्ड इंडिया सो समवट सेकी। देखिए हर तरह के प्रयास किया जा रहा है यूएस की तरफ से, ताकि वो किसी तरह से रसिया के अगेंस्ट में हो सके, और यही चीज़ अभी तक भारत नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत अपने पुराने दिन नहीं भूल पाया है। क्योंकि जिस टाइम पे भारत सबसे ज़्यादा सबसे बुरे वक्त से चल रहा था उस समय में, उस टाइम पे रसिया ही के द्वारा उसका साथ दिया गया था। तो दोस्ती निभाने में बहुत अच्छा से जानता है हमारा प्यारा भारत। उसी चीज़ को लेकर के पूरा कंट्री आपको अगेंस्ट में देखने को मिलेगा रसिया के, लेकिन आज तक आपको भारत ने एक भी वोट नहीं दिया है रसिया के अगेंस्ट में, और वहीं खटक यहाँ पे रहा है यूएस के प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो बहुत सारे सैंक्शंस लगाने को लेकर के बात कही जा रही है रसिया को लेकर के, और बहुत सारे सैंक्शन लग भी चुके हैं, ठीक है। क्वाड पार्टनर्स की तरफ से भी रख चुके हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सीनियर यूएस ऑफिसर विजिट कर रहे हैं न्यू दिल्ली में इस चीज़ को लेकर के, ऑटोक्रेसिस को लेकर के, रसिया और चाइना को लेकर के इसके बीच में बात होगी। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वही यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये जो आपके पहुँच रहे हैं न्यू दिल्ली यूएस की तरफ से यूएस ऑफिसर जो विजिट कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को विजिट कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग ये इंडिया जो है वो रसिया के अगेंस्ट क्यों नहीं कर रहा, सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वही उसी चीज़ को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा, और दोनों के बीच में समझौता वगैरह भी देखने को मिलेगा, कि बायलैटरल कॉपरेशंस भी देखने को मिलेंगे साउथ एशिया में, और इंडो पैसिफिक को लेकर के किस तरह से उसको मतलब शांति माहौल बनाए रखा जा सके इंडो पैसिफिक जोन को, उसको लेकर के भी यहाँ पे बात कही जा रही है। और यूक्रेन सिचुएशन जो रीजन है, यूक्रेन का जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की जाएगी। ये यहाँ पे ट्वीट किया है जयशंकर को लेकर के, ये बात ध्यान रखते चलेगा दोनों के बीच में, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा।
ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एसेट्स थे किसके, विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के, उसको यहाँ पे सीज कर लिया गया। कितना, 19,111 करोड़ का। ये बात ध्यान रखते चलेगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ठीक है, 15 मार्च 2022 के तहत ये इन्फॉर्म किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस यानी पंकज चौधरी की तरफ से राज्यसभा में इसको अनाउंस किया गया है कि 19,111 करोड़ रुपए का जो एसेट्स है, प्रॉपर्टी है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का, उसको यहाँ पे सीज कर लिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एज ऑफ 15 मार्च 2022 के तहत, ये बात ध्यान रखते चलेगा। टोटल लॉस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें टोटल लॉस 22,585 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एसेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,113.91 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो वापस से बैंक को दे दिया गया। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एससी स्कॉलरशिप्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, शेड्यूल कास्ट को लेकर के, शेड्यूल कास्ट को लेकर के, जो कि सेंटर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो जो स्टूडेंट एकेडमिक करियर में जो अभी परस्यू कर रहे हैं, है ना, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखते चलेगा, जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, सेंट्रल स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम के तहत, ठीक है। तो जो क्लास 11 के शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स जो आपको देखने को मिलेगा एससी स्टूडेंट्स को लेकर के, जो क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ध्यान रखते चलेगा। स्कॉलरशिप आर प्रोवाइडेड टू द एससी स्टूडेंट्स हैविंग पेरेंटल इनकम। देखिए किन लोगों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, एससी स्टूडेंट्स को बेसिकली ये आपका शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उन्हीं को बेसिकली ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। और जिनका जो सालाना का जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, उन्हीं को ये बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखते चलेगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते। पैसों की वजह से कोई भी पढ़ाई उनकी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो दो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे जारी किया गया। श्रीलंका पूरी तरह से यहाँ पे आज के डेट में आर्थिक इमरजेंसी से जूझ रहा है, पैसों की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो 80 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे रिलीफ प्रदान किया गया है श्रीलंकन तमिल को, ताकि वो कैंप्स वगैरह में जो उनको किसी भी तरह का कोई भी कमी ना हो, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। रिलीफ प्रोवाइड करने को लेकर के, कैश असिस्टेंस लेकर के इनको ये प्रोवाइड किया गया है, ताकि वो उनको खाने के लिए राइस वगैरह जो है वो आराम से उनको मिल सके, कपड़े वगैरह पहनने के फ्री क्लॉथ्स वगैरह मिल सके, अटेंसिल्स वगैरह मिल सके, क्रिमेशन वगैरह के लिए जो पैसा नहीं है उसके लिए कम से कम दाह संस्कार वगैरह, ढांचा वगैरह जो फैसिलिटी जो खत्म हो चुका है उसको सही करने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। 80 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। सहायता प्रदान की गई है श्रीलंकन को, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 9 पोलियो वैक्सीन ड्राइव की बात यहाँ पे की। लाखों बच्चे जो आज के डेट में बेसिकली पोलियो वैक्सीनेशन को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया है 4 देशों में। साउथ एंड ईस्टर्न अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। बहुत तेजी से ये पोलियो आपका फैल रहा है, बहुत तेजी से फैला हुआ है। और लास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म्ड इन मालावी में कन्फर्म्ड हुआ है, और लगभग 5 सालों से, ठीक है। यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप को यहाँ पे और एक्सटेंड किया गया है, बड़ा किया गया है। 5 देशों की बात यहाँ पे कही जा रही है, मोजम्बिक, तांजानिया, जाम्बिक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन कंट्री में भी पोलियो का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे वायरस जो है वो आपका स्प्रेड ऑलरेडी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव देखने को मिलेगा। 9 मिलियन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से यहाँ पे स्टार्ट किया गया, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। दूसरा है सिटीजन फ्ली यूक्रेन से काफ़ी लोग जो निकल करके जा करके यूरोपियन यूनियन में बस रहे हैं, दूसरे शहर में जाकर के बस रहे हैं, उसी को लेकर के आपका आंकड़ा है लगभग 3.5 मिलियन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लगभग 35 लाख लोग जो है वो आपके यहाँ से भाग गए हैं यूक्रेन से, और दूसरे जगह में जाकर के रहने लगे हैं। ये ध्यान रखते चलेगा, माइग्रेंट हो गए हैं ताकि अपना जान बचा सके, क्योंकि वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। ये सारे आंकड़े उसी से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है यहाँ पे आपको गंगा क्लीन को लेकर के है। तो जहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे आपको गंगा का वाटर जो है ऑलरेडी क्लीन वगैरह में है, और ये हम लोग रेगुलर प्रयास कर रहे हैं गंगा के जो पानी है वो प्रदूषित ना हो, सपोर्ट किया जा सके रिवर इकोसिस्टम को लेकर के, नहाने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए, तो हमें गंगा के पानी को स्वच्छ रखना है। उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए गए हैं। तो वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा वाज क्लीन एनफ फॉर बाथिंग एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द रिवर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इन्हीं के द्वारा ये बात बोली जा रही है कि अभी जो पानी की क्वालिटी है आपको गंगा में वो काफ़ी साफ है, और नहाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब
सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहाने के लिए उपयोगी नहीं है, नहाने के लिए बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखते चलिएगा। तो विश्वेश्वर टुडू, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज, ये बात राज्यसभा में इनके द्वारा बताई गई है। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज एन इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ वाच विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। जो H2O लेवल में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो आपके प्रेजेंट है गंगा के पानी में, वो आपका टेस्ट किया गया और वो बेसिकली जो उसकी वैल्यू आई है, उस वैल्यू से ये पता चलता है कि ये जो पानी है, ये पानी बेसिकली हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, हम लोग नहा सकते हैं, नहाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, मतलब यूजफुल है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 2018 में जारी किया गया था। 4 पॉल्यूटेड स्टेजेस को लेकर के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंगा जो थी वो आपकी बेसिकली जो प्रदूषित थी। 5 कैटेगरीज में इसको बांटा गया 1 to 5 में, जहाँ पे 1 जो है वो सबसे पॉल्यूटेड प्रदूषित है और 5 जो है वो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी 1 में आप 1 to 4 यहाँ पे, फिर उसके बाद 2021 में दूसरा रिपोर्ट यहाँ पे अपडेट किया गया था। गंगा रिवर को लेकर के प्रायोरिटी दी गई थी लोकेशंस को लेकर के कि कहाँ पे, फिर इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी 1 जो है सबसे प्रदूषित है और फिर कैटेगरी 4 जो है सबसे स्वच्छ एरिया जो है गंगा क्लीन एरिया को लेकर के यहाँ पे बात की जाए। कोई केमिकल्स वगैरह तो यूज नहीं किए जा रहे, BOD वगैरह चेक किया जा रहा है, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखते चलेगा। और अभी फिलहाल आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा जो इसका पानी है वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है नहाने के लिए, ये बात ध्यान रखते चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहा नहीं सकते हैं, ये चेक कर लिया गया। बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए थे लोकल बॉडीज़ में, नमामि गंगे को लेकर के, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान को लेकर के, जिसके तहत गंगा नदी जो है वो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है, यानी साफ है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट किए गए थे और अभी भी ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो 34 रिवर इन 77 टाउन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 77 टाउन में 34 रिवर, तो ये आपका जो है वो बेसिकली पॉल्यूटेड था, ये रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पे सैंक्शन किए गए थे 5,961 करोड़ रुपए, ताकि हम क्या कर सकें, गंगा नदी को साफ कर सकें। नमामि गंगे प्रोग्राम यहाँ पे फंड किया गया 364 प्रोजेक्ट्स को लेकर के और 160 आपका सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर के, उसी से रिलेटेड बात की जा रही है। चलिए आप मुझे होमवर्क में, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि गंगा नदी जो है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है। और क्या आपको क्या लगता है, गंगा नदी साफ़ है आज के डेट में? आपके एरिया में, आप जिस एरिया में रहते हैं, क्या उस एरिया में गंगा नदी साफ़ है? तो या कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हाल में स्टार्ट किए गए थे, वहाँ पे क्या स्टेटस है वहाँ पे गंगा नदी का, वो थोड़ा सा बताते हुए चलेगा कमेंट सेक्शन में। जेलेंस्की यहाँ पे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं पुतिन से, लेकिन पुतिन ने बोला है कि पहले ये सारी चीज़ें खत्म होंगी, उसके बाद फिर वार्तालाप होगा, अब कोई भी बात नहीं होगी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है बात कही जा रही है। यूक्रेन अथॉरिटी के द्वारा अनाउंस किया गया है ट्यूसडे को, ताकि हम सिविलियन को रेस्क्यू करेंगे पोर्ट सिटी मैरियोपोल से, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहा है रसिया की तरफ से, है ना। वहाँ पे रसिया के द्वारा उसको कब्जा किया जा रहा है और वो बढ़ रहे हैं कहाँ के तरफ, कीव के तरफ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2 लाख लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उस शहर में, उनको निकालने की बात कही जा रही है। तो उसी को लेकर के जेलेंस्की जो है वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुतिन ने बात करने से मना कर दिया है, वही बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। वी नो देयर विल बी नॉट बी एनफ स्पेस फॉर एवरीवन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी जगह नहीं है सभी के रहने के लिए, लेकिन हम फिर भी सभी लोग को यहाँ पे इवैक्यूएट कर रहे हैं, ताकि सभी लोगों की कम से कम जान बच सके और वो इस चीज़ का शिकार ना हो सके जो जिसको लेकर के अभी यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यूक्रेन के लीडर जो है वो जेलेंस्की ने बोला है, ऑल इशू वुड बी ऑन द टेबल इफ रशिया विल टुडे एग्री टू डायरेक्ट टॉक टू एंड द वार। यहाँ पे इनके द्वारा बोल भी दिया गया फाइनली जेलेंस्की के द्वारा, ये सारे मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन द टेबल बात करने को तैयार है, बस आप इस वार्ड को खत्म करने को लेकर के आप बात करें। क्योंकि नाटो से पूरा नाराज हो रखा है आज के डेट में, जेलेंस्की नाराज हो रखे हैं, क्योंकि जो सपोर्ट, जिस तरह का सपोर्ट जिसके लिए ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, नाटो आज के डेट में पीछे हट गया, वो जेलेंस्की का यानी यूक्रेन का आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के जेलेंस्की ओपनली बोल चुके हैं कि वो नाटो में शामिल नहीं होने वाले हैं और वो रशिया से बात करने को लेकर के पूरी तरह से राजी हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीमिया जो है, दोनबास जो है, जो ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल में आ रखा है, उसको लेकर के भी यहाँ पे बात कही जाएगी। बट ही वांट हिज कंट्री वुड बी डिस्ट्रॉयड बिफोर इट सरेंडर। तो उनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि कंट्री को तबाह होने से पहले हम लोग बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इसको ख़त्म कर सकें और लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रभावित ना हो। क्रेमलिन इन रिटर्न सेड दैट इट वुड लाइक टू सी नेगोशिएशन विद कीव टू बी मोर एक्टिव एंड सब्सटेंशियल। आप देख सकते हैं सब जगह पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है रशिया की तरफ से, कीव वाला लोकेशन बढ़ रहा है और उसी जगह पर यहाँ पे
ये कूच कर रहे हैं रशिया की मिलिट्री आर्मी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। टारगेट आपका पुतिन का नेक्स्ट टारगेट है जल्द से जल्द कीव पे कब्जा करना, ताकि यूक्रेन पे पूरी तरह से कब्जा हो सके और वे पूरी तरह से वो उसको कंट्रोल कर सके। तो जो बाइडेन की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वार्न भी किया पुतिन को कि अगर वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग करेंगे यूक्रेन में, तो यूरोपियन लीडर्स की तरफ से मतलब ये बेसिकली मॉस्को इंक्रीजिंग ब्रूटल टैक्टिक्स की तरफ आपका बढ़ता हुआ चलेगा। ये आपका यूरोपियन लीडर्स की तरफ से इसको लेकर के घोषणा की गई है जब वो बात कर रहे थे जो बाइडेन यूरोपियन लीडर्स से। रसिया लॉन्च इट्स इन्वेशन ऑन 24 फरवरी का दिन था जब उन्होंने ये बेसिकली जो आक्रमण था उन्होंने स्टार्ट किया था। 117 बच्चे जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं यूक्रेन में, ये ध्यान रखिएगा। 548 स्कूल जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, 72 कंप्लीटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, बोथ वेस्टर्न एंड यूक्रेन एक्सपर्ट्स बिलीव दैट वार नाउ आर नॉट गोइंग द वे द क्रेमलिन हैड एक्सपेक्टेड। तो जैसा एक्सपेक्ट किया गया था क्रेमलिन में वैसा बात यहाँ पे नहीं है, है ना। तो उसी चीज़ को लेकर के ये पूरा आपका आर्टिकल है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। यहाँ पे आपको 300 रशियन सोल्जर्स भी है डिफेक्ट हुए थे नॉर्थ ईस्टर्न समी रीजन में, ये ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड है। अब रशियन आर्मी जो यहाँ पे पहुँचे उनके पास सिर्फ 3 दिन का ही खाना बचा है, ये भी यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर के ये ध्यान में रखते हुए चलिए। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आज का द हिंदू एनालिसिस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके जब ये आपका लेक्चर अपलोड होगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी पूछना हो या फिर कुछ भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो, तो आप इस मेल पे इस जगह पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।